नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस से इस समय पूरी दुनिया परिचित है। इस वायरस के चलते चीन और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। अगर इस वायरस की वजह से आगे आने वाले समय में दोनों देशों में टकराव देखने को मिले तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। कोविड-19 महामारी के चलते ही फॉरेन डिप्लोमेसी में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय चीन और कोरोना वायरस अमेरिका के टॉप एजेंडे में है। तो हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि इस बदलती हुई फॉरेन डिप्लोमेसी में भारत कहां पर खड़ा है। तो आइए चर्चा करते हैं। कोविड-19 महामारी का असर इस समय अमेरिका और चीन दोनों के रिश्तों पर साफ देखा जा सकता है। इस समय जहां चीन वैश्विक नेतृत्व को हथियाना चाहता है तो वहीं अमेरिका सुपर पावर की हैसियत खोता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के आक्रामक रुख का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने चीन पर निशाना साधते हुए कभी तो इस वायरस को वुहान वायरस कहा है तो कभी चाइनीज़ वायरस कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति तो कई बार कह चुके हैं कि अगर चीन समय रहते ही इस वायरस पर काबू पा लेता तो इतनी भयानक स्थिति पैदा ही नहीं होती। इस समय ये संकट का दौर है। दुनिया के हर देश इस तरीके से लड़ रहे हैं कि कैसे भी करके उनके नागरिकों की जान बच जाए। इस महामारी को जब भी भविष्य के तराजू पर तोला जाएगा तो ये देखा जाएगा कि मौजूदा राजनेताओं ने अपने अपने देश के संसाधनों का इस्तेमाल किस प्रकार करके इस महामारी को रोका, और इस आधार पर भी उनके काम को मापा जाएगा कि आखिर उन्होंने किस किस तरीके से प्रभावी कदम उठाए और इस कोविड-19 के प्रसार को बढ़ने से रोका। ऐसा नहीं है कि इस महामारी के चलते ही अमेरिका और चीन के रिश्ते खराब हुए हैं, बल्कि इससे पहले भी लंबे समय तक चले ट्रेड वॉर ने भी दोनों देशों के बीच तल्खी बनाए रखी थी। दरअसल अमेरिका खुद को सुपर पावर के रूप में पेश करता आया है और इस महामारी की वजह से दोनों महाशक्तियों के बीच जो संबंध हैं उससे वैश्विक राजनीति में भी बड़े बदलाव मिलने के आसार हैं। दरअसल इस वायरस ने यह बता दिया है कि अमेरिका में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें अभी कई खामियां हैं जिसकी वजह से वहां पर लोग मर रहे हैं। यानी अमेरिका में तमाम सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी वहां का हेल्थ सेक्टर इस तरीके का नहीं है कि वो कोरोना जैसी महामारी का सामना कर सके। और ऐसे ही कुछ हालात इटली में भी देखने को मिल रही हैं। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि आगे आने वाले समय में इटली में राजनीतिक संकट भी देखने को मिल सकता है। और एक अनुमान के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस महामारी के चलते यानी कोरोना के चलते इटली को जितना नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने में उसे कई दशक लग सकते हैं। अब इतना सब कुछ होने पर चीन की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उस पर खतरे के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर देशों ने इसमें अपना इंटरेस्ट ही दिखाना कम कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 महामारी का प्रसार उन देशों में ज्यादा देखने को मिला है जो इस प्रोजेक्ट के सदस्य हैं। दरअसल ये वायरस फैलना तब शुरू हुआ था जब लोग न्यू ईयर के जश्न में डूबे हुए थे, और न्यू ईयर का जश्न खत्म करने के बाद जब वो अपने वर्क प्लेस पर लौटे तो साथ में इस वायरस को भी ले गए। यानी इस वायरस का असर उन देशों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जो चीन के करीबी देश हैं। जानकारों ने भी माना है कि यूरोप और एशिया के अलग अलग देशों तक इस महामारी को पहुंचाने में BRI प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। इसलिए अलग अलग देशों में इस प्रोजेक्ट के बहिष्कार की सुगबुगाहट भी तेज़ होती जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने वाले इटली ने भी फिलहाल के लिए BRI समेत जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं चीन के साथ, उन सभी को फिलहाल के लिए तो रोक दिया है, और बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ भी ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है चीन पर इसका दबाव है। अब ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन अमेरिका से ट्रेड वॉर में समझौता भी कर सकता है, और दूसरी अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि जिन देशों को चीन ने कर्ज दिया हुआ है उनसे वो कर्ज की वसूली करे, और उन देशों के ना देने की कंडीशन में चीन उनसे BRI प्रोजेक्ट पर अपनी रजामंदी ले ले। देखिए, भविष्य में रणनीति कुछ भी हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से चीन के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको गहरा धक्का लगा है। और अगर मान लीजिए ये जो BRI प्रोजेक्ट है चीन का, अगर इस पर प्रतिबंध लगता है तो इसे भारत की एक जीत के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि भारत शुरुआत से ही इस परियोजना का विरोध करता आ रहा है। दरअसल इस परियोजना के जरिए चीन
अफ्रीका, एशिया और यूरोपियन कंट्रीज तक रेल और सड़क मार्ग का जाल बिछाना चाहता है ताकि व्यापार के साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशन में भी तेजी लाई जा सके। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है, BRI प्रोजेक्ट जो है, ये चीन की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक नतीजा है। दरअसल फिलहाल चीन खुद को अकेला महसूस करता है क्योंकि वो G7 कंट्रीज में शामिल नहीं है, वो केवल ब्रिक्स तक ही सीमित है। इसलिए वो BRI प्रोजेक्ट को लेकर आया है ताकि वो खुद को ग्लोबलाइज कर सके। जाहिर सी बात है, चीन हर कीमत पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है ताकि उसे ग्लोबलाइज होने में बहुत मदद मिल सके। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से चीन की पकड़ बाजार पर काफी कमजोर होती जा रही है। बढ़े हुए लेबर कॉस्ट और टैरिफ की वजह से चीन के इन्वेस्टमेंट में भी काफी कमी आई है। इसलिए चीन एक ऐसा रूट चाहता है जिसके जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज को एक ही नेटवर्क में लाया जा सके। चीन चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए उसकी पहुंच 65 देशों तक हो जाए जिनकी जीडीपी ग्लोबल जीडीपी की 30% है। इसके अलावा इनमें 62% जनसंख्या भी निवास करती है। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कुछ और बातें भी बता दूं। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन चाहता है कि बड़े बड़े हाईवेज बनाए जाएं जिनके जरिए चीन का सामान ट्रकों में लादकर दूसरे देशों में भेजा जा सके, और बड़ी बड़ी रेल लाइनें भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। फिलहाल चीन दूसरे देशों में अपने पैसे खर्च करके बंदरगाह भी बना रहा है जिसके जरिए व्यापार तो आसान हो ही, साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशन में भी तेजी लाई जा सके। चीन चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए जो सेंट्रल एशिया के गैस भंडार हैं उस गैस का उपयोग चीन सहित दूसरे देश भी करें। BRI का ये प्रोजेक्ट सेंट्रल एशिया के लैंडलॉक्ड कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया के लिटोरल के थ्रू जाएगा। लैंडलॉक्ड उन कंट्रीज को कहते हैं जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती, जैसे कि मंगोलिया, और लिटोरल उन कंट्रीज को कहते हैं जिनकी समुद्री सीमा होती है, यानी वहां पर बंदरगाह बनाए जा सकें ताकि वहां पर शिप पोर्ट हो सकें, जैसे कि मलेशिया। इस रूट के जरिए चीन चाहता है कि उसे नए बाजार मिले और उसकी पहुंच अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक हो सके, क्योंकि इन जगहों पर अभी भी परचेजिंग पावर बहुत कम है और दूसरे देशों ने भी अपना पैर यहाँ पर नहीं पसारे हैं। तो चीन चाहता है कि जिस तरीके से भारत में मेड इन चाइना के प्रोडक्ट छाए हुए हैं उसी तरीके से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजार उसको मिल जाएं ताकि बिजनेस में बढ़ोतरी भी हो सके। अब इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो चीन इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे वो आगे बढ़ाते हुए पूरा भी करना चाहता है, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से वर्तमान में परिस्थितियां इस तरीके की बन गई हैं जिसे भारत के लिए एक मौके के रूप में देखा जा रहा है। अगर मान लीजिए चीन के BRI प्रोजेक्ट पर प्रतिबंध लगता है तो इससे भारत की सामरिक चिंताएं भी दूर होंगी और भारत के पास एक मौका भी होगा कि वो खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित कर सके, जबकि चीन इस समय एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जो कि पूरे विश्व को अपना माल सप्लाई करता है। भारत BRI का हिस्सा नहीं है, इसलिए चीन लगातार भारत पर दबाव डालता रहता है कि कैसे भी करके भारत को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया जाए, क्योंकि अभी भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है तो चीन को कहीं ना कहीं इसमें अधूरापन लगता है। इसलिए वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत भारत को लगातार घेरने की कोशिश करता रहता है। इस महामारी के चलते वैश्विक राजनीति में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक देश दूसरे देश के साथ इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। भारत क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समर्थन करता है, इसलिए भारत किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और यह महामारी का समय है और अगर मान लीजिए भारत ऐसे समय में किसी का समर्थन भी करता है तो उसे इसका फायदा शायद ही मिले। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से भारत ने सार्क देशों को इकट्ठा करके मीटिंग की वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत इस समय सार्क देशों के नेतृत्व को अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत की ये होगी कि वो सार्क देशों को किसी भी तरीके से इकट्ठा रख सके। अभी हालिया वर्षों में देखा गया है कि अगर पड़ोसी देशों में कोई परेशानी या विपदा आती है तो भारत सबसे पहले उनमें मदद पहुंचाता है। इसके लिए हम नेपाल का उदाहरण देख सकते हैं। जब नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ने मदद पहुंचाने में सबसे पहले तत्परता दिखाई। ऐसा भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट डिप्लोमेसी के तहत करता आया है। ये समय एक संकट का दौर है, इसलिए भारत को चाहिए कि वो सार्क और बिम्स्टेक के साथ मिलकर एक ऐसे समूह का निर्माण करे
जिसमें एक देश आसानी से अपनी बात दूसरे देश तक पहुंचा सके। चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है उसमें भारत और भूटान ने अभी तक अपनी रजामंदी नहीं दी है। ऐसे में सार्क के निष्क्रिय होने और बिम्स्टेक के अपने वादे पर खरा ना उतरने से चीन साउथ एशिया में एक बड़ा आर्थिक भागीदार बन सकता है। जाहिर है इससे भारत की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। इसलिए भारत को चाहिए कि वह सार्क और बिम्स्टेक के साथ मिलकर क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाए। ये समय एक संकट का दौर है, तो इस समय हर देश को चाहिए कि वो अपने अपने संसाधनों का उपयोग करके इस महामारी का सामना करे और कोशिश करे कि ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस समय रूस चीन के पास आता हुआ दिख रहा है और ईरान अमेरिका के करीब जाता हुआ दिख रहा है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि चीन ईरान के करीब है, लेकिन उसने इस महामारी से लड़ने के लिए चीन से मदद नहीं मांगी, बल्कि अमेरिकी प्रभुत्व वाले IMF से सहायता की अपील की है, जिसे एक बदलती हुई वैश्विक राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ये इस तरीके के घटनाक्रम लगातार होते रहे तो वैश्विक राजनीति में एक बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कई टर्म इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स, सार्क और बिम्स्टेक। ये क्या हैं, इनका वैश्विक राजनीति में क्या इस्तेमाल होता है और ये कैसे कार्य करते हैं, इन सभी पर हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।